जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट क्या है और ये एग्ज़ाम जो हम देने वाले हैं ये क्या है। एसएससी का नाम ही आप अपने चारों ओर से सुनते हैं, यही वो पेरेंट एग्ज़ाम है। सिलेबस सेम होने के बाद सारे एग्ज़ाम आपको एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन हमेशा सब्जेक्ट की होती है, ना कि एग्ज़ाम की होती है। सबसे पहली बात है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट क्या है और ये एग्ज़ाम जो हम देने वाले हैं ये क्या है। तो बेसिकली एसएससी का नाम ही आप अपने चारों ओर से सुनते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और उसकी वजह ये है कि यही वो पेरेंट एग्ज़ाम है। इसमें भी सीजीएल की बात सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सीजीएल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि सिलेबस सेम होने के बाद सारे एग्जाम आपको एक जैसे लगते हैं। अब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेलवे इस समय थोड़ा सा सेम कैलेंडर जारी करने लगा, पिछले 1.5 साल से सही से एग्जाम होने लगे हैं। इसके अलावा सीडीएस का जो बच्चे देना चाहते हैं वो देते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में मल्टीपल वैकेंसीज हैं और अदर स्टेट में भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जिनमें एसएससी रेलवे मुख्यतः है, कुछ बैंक के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप करते रहते हैं। बाकी अपना स्वयं स्टेट उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आती और उसके अलावा अदर स्टेट में जो वैकेंसी आती रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग की अदर स्टेट में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एमपी में वैकेंसी आई और उन्होंने कहा कि हमारे अपने स्टेट में 30% जो है वो अदर स्टेट के लोग भी आ सकते हैं, 20% उसमें आ सकते हैं। तो अगर आप मेरिट में स्थान बना पाते हैं तो आप वहाँ भी फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं और उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और अलग अलग जगह चयनित होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ रैंडम वैकेंसीज आती हैं कि अचानक आईआईटी कानपुर ने कुछ वैकेंसी निकाल दी और उन्होंने कहा कि हमको 10 क्लर्क की ज़रूरत है, 3 टेक्निकल की ज़रूरत है, 4 इनकी ज़रूरत है, 25 की ज़रूरत है। तो 100-200 वैकेंसी मिलजुला के कानपुर आईआईटी में आ गई। सीएसए ने निकाल दिया कि हमको चाहिए, हम एग्ज़ाम कराएं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो उसको टेंडर दे देते हैं और वो पूरा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इन पे भी आपको नज़र रखनी हो, क्योंकि पहली क्लास में आपको इकट्ठे नहीं बताया जा सकता और ना ही ये पॉसिबल है कि रोज़ क्लास आते समय पहले हम पूरे भारत में आए हुए नोटिफिकेशंस की चर्चा करें। होती हैं चर्चाएं, लेकिन वो पढ़ाने का पार्ट नहीं होता है, वो अलग होता है। तो आपको हमारे अर्थ एकेडमी टेलीग्राम चैनल के थ्रू कई इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है कि ये नोटिस आने, उनको समझने का धीरे धीरे प्रयास करें, धीरे धीरे आपको पूरा साइकिल समझ में आ जाएगा। तो 3-4 महीने में आप उस साइकिल में समझ जाते हैं कि हाँ इस तरह से वैकेंसी आती हैं, इसका ये एलिजिबिलिटी है, ये एज क्राइटेरिया है, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। फिर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो कमियाँ उनको लगातार दूर कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये तैयारी का पार्ट है। लेकिन आप जब भी बात करेंगे तो आप इसी की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये पेरेंट एग्जाम माना जाता है एसएससी सीजीएल। हर वो बच्चा जो किसी भी पद पे चयनित होता है वो इसकी एलिजिबिलिटी रखता था और प्रिपरेशन वो इसी लेवल की कर रहा होता है। अंतर क्या रहता है? अंतर थोड़ा बहुत रहता है। जैसे किसी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं बना पा रहा है तो स्टेट में अपना स्थान बना के निकल जाता है कि भाई इंग्लिश में नहीं नंबर बन पा रहे हैं हमारे। जैसे किसी ने कहा सिर्फ बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सेम रहता है। जैसे मैथमेटिक्स चाहे बैंक की आप पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, और चाहे एसएससी पढ़े तो भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, चाहे रेलवे पढ़े वैसे पढ़ा जाएगा। सबसे बड़ा भ्रम है, अक्सर मैसेजेज आते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो मैंने जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आजकल चीज़ें इन्फॉर्म की जाती, तो वहाँ पे भी एक जानकारी साझा की थी। किसी एग्जाम के लिए बैच ना होकर एक सिलेबस और सब्जेक्ट के लिए बैच होते हैं, उनको तैयार किया जाता है। तो आप अपने मन से ये डाउट हटाएं कि अगर आपके मन में ये भ्रम है कि आप बैंक के लिए अलग बैच होना चाहिए, एसएससी के लिए अलग होना चाहिए, सीडीएस के लिए अलग होना चाहिए, स्टेट के लिए अलग होना चाहिए, स्टेट में फिर डिफरेंट वैकेंसीज हैं उनके लिए अलग अलग होना चाहिए, और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए फिर अलग अलग होना चाहिए, तो वो बेसिकली रिवीजन का पार्ट होता है। तो जब आप रिवीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे तो आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो जब आप एग्जाम की बात करेंगे तो आप सबके लिए तैयार हो रहे हैं। इसके आए हुए सिलेबस से ऊपर कुछ पूछा नहीं जाता है। हर चीज को सारे एग्जाम वैसे ही फॉलो करते हैं। जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको सीजीएल के पेपर में मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के पेपर में मिलेंगे। स्टेट में मतलब उसमें यूपी वगैरह सब कवर होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन पेपर आपको पता चलेगा कि आप लेखपाल का पेपर देने गए, पीटी का देने गए, सब आपको घूम फिर के उतना ही मिलेगा, ठीक। और इसको जान जाएंगे आप कुछ दिन में स्वयं
अगर एक दिन में जानना है तो जरा पेपर एक एक उठा के ऐसे मिला लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कहाँ कैसे कैसे मूव कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो पुराने बच्चे होंगे जानते हैं, मैंने कई बार दे चुका हूं, कि जैसे मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें दही रखा है और इसको मथा जा रहा है, इसी में से क्रीम ऊपर आ जाती है, कोई इस एग्जाम में निकल जाता है, कोई उस एग्जाम में निकल जाता है, कोई इस एग्जाम में, मतलब ये बर्तन एक है। तो ऑल द कॉम्पिटिटर्स, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सबको बोलते हैं, ऑल द वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सेम है, वो सब इसी बर्तन में है। जब रेलवे का पेपर आता है तो ये पूरा बर्तन चला जाता है एक साथ, फिर दूसरा पेपर आता है तो फिर पूरा चला जाता है। तो मतलब आप अलग कंपटीशन फीलिंग नहीं रख सकते, आप एस्पिरेंट के बीच में अपने आप को सबसे ऊपर लाने का सोच सकते हैं, ना कि एक एग्जाम में अपने आप को सबसे ऊपर लाने का सोच सकते हैं। ठीक, तो ये जो एस्पिरेंट का कंसेप्ट, मतलब ये जो नॉलेज रिजर्वायर का कंसेप्ट चलता है, उसमें बस यही कि जो थोड़ा परिपक्व होता जाएगा और उस दिन थोड़ा माइंडसेट भी अच्छा काम करेगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जब आप बहुत ज्यादा लोड ले लेंगे तो फिर आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। थोड़ा रिलैक्स रहिए, अच्छे से गहराई से पढ़िए, ईमानदारी से चीजें तैयार करने विचार करिए। हर समय बस ये मत सोचिए कि हमको एक जॉब मिल जाए, क्योंकि उस तरफ हिस्सा बहुत सारा दिमाग का जब खपने लगता है तो परफॉर्मेंस डाउन होने लगती। तो इसलिए ये पूरा जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं इस पूरी क्लास में हैं और पूरे भारत में अलग अलग जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब एक साथ चलते हैं। ठीक, तो इसलिए प्रिपरेशन हमेशा सब्जेक्ट की होती है, ना कि एग्जाम की होती है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में 5-6 सब्जेक्ट और कुछ एक्टिविटी, जिसमें कोर हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। बीइंग एक लंबा समय एक्सपीरियंस रहा तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। इसके अलावा हिंदी एक सब्जेक्ट है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को फाइट कर रहे हैं या रेलवे को कर रहे हैं, जिन जिन एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी का पेपर होता है, उसमें चॉइस होती है कि आप हिंदी में अटेम्प्ट, मतलब हिंदी वाला पार्ट, मतलब समझिए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, तो मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन हो गई, जीएस कॉमन हो गई। अब आप एक सब्जेक्टिव पेपर जो देना चाहते हैं तो वो इंग्लिश का देना चाहते हैं, हिंदी का देना चाहते हैं। ठीक, तो एसएससी में भी एक तरह कुछ एग्जाम है। इसके अलावा रेलवे के पेपर होगा, इस तरह स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होगा, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ये सब देने आप जाएंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता, हिंदी आता है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि वही लोग जो यहां लगे हुए थे वही पहुंच गए यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल का पेपर देने। तो ये हुआ क्या कि उनकी इंग्लिश उन्होंने छोड़ी और हिंदी को पढ़ा। हम लोग 3 सब्जेक्ट मैनेज करते हैं, हिंदी बहुत छोटा होता है तो बच्चे अपने खुद से कुछ कुछ मैनेज कर लेते हैं, बाकी जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे जो कोर सब्जेक्ट हैं वो इस तरह से चलते हैं, ये वाले, ये सब जानकारी आपको होगी। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो गए। जीएस वाला पार्ट जैसे, क्योंकि हम लोग खुद ही, मतलब मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो जैसे टीम फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपना तरीके जीएस वाला चॉइस खुद कर लीजिए, बाकी रिसेप्शन से आपको सब जानकारी मिल चुकी होगी। ये हिंदी वाला पार्ट अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी आप कोर सब्जेक्ट को थोड़ा तेजी से लेके चलिए, क्योंकि ये 2 महीने का सिलेबस होता है और उसके बाद रिवीजन का पार्ट होता है, क्योंकि सभी लगभग हिंदी भाषी राज्यों से रहते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं रहता। तो ये जो कोर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है ये आपको 5 सब्जेक्ट में लेके ही चलनी पड़ेगी, ये बाद में बाकी इनके साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कभी हुआ कि हम 4-5 सब्जेक्ट एक साथ मैनेज नहीं कर पाए तो 2-3 महीने हम कुछ कोर चीजें लेके चलते हैं, फिर देखते हैं ये सेटल हो गया, अब एक चीज और स्टार्ट कर लेते हैं, एक चीज और स्टार्ट करते हैं। ऐसे 1 ईयर प्लस में आप सब कुछ टच कर लेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग। ठीक, आप कोई भी एग्जाम लगभग जाएंगे आपको ये सब आते जरूरत पड़ेगी। ठीक, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, अगर आपके पास एकेडमिक में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा था तो आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी समझ में आती होगी, नहीं था तो उसको, जैसे वो भी बहुत छोटा पार्ट है तो उसको तैयार करना पड़ेगा। किसी एग्जाम में, जैसे एसएससी के एग्जाम में आपको कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट अलग से बाकायदे आता है, लेकिन जब आप कुछ और एग्जाम देते हैं उसमें जीएस के बीच में आ जाता है, तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक, टाइपिंग स्किल हिंदी इंग्लिश दोनों, मौका लगा के धीरे से अपना उसको मैनेज कर लीजिए। संस्थान ने उसकी एक बेसिक व्यवस्था कर रखी है कि मतलब आप धीरे से जब आपको लगे तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं पे अवेलेबिलिटी है। वो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट से 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी कि टाइपिंग बदला हमको आधे घंटे प्रैक्टिस करनी, कहीं हम जा रहे हैं तो आधे जाने में ही आधा घंटा चला जा रहा है, अगर यहीं हो तो 5 मिनट में हम गए अपना, तो हमारा वो टाइम बच गया। तो उसके लिए एक बेसिक व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि उसमें पढ़ाने जैसा कुछ होता नहीं, 2-4 दिन में की याद होती, फिर प्रैक्टिस चलती। तो जब आपको लगे कि अब हमारे पास थोड़ा टाइम यहाँ शेड्यूल में है तो इस शेड्यूल में हम जाके जरा प्रैक्टिस कंप्यूटर की टाइपिंग की स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप इंग्लिश वाला पार्ट
सीख लिए, फिर मौका लगा कि हिंदी का सीख लिए। कोई प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप ये याद रखना कि पूरे साल के सेशन में ये सारी चीज़ें आपको टच कर ले नहीं सब। फिर कभी महीने 15 दिन में हुआ तो 2-4 बार प्रैक्टिस मार ली, फिर वो दिमाग बनी रहती है। जब पेपर आएगा आप 1 हफ्ते थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करेंगे, निकल जाएगी। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लगेगा अगर आप रूटीन्ड नहीं हैं, अगर आप अपनी तैयारी के लिए सेंट्रलाइज नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, मैं साफ बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप रूटीन्ड हैं, सेंट्रलाइज हैं, आप कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो ये सब होता चला जाता है। बहुत कमजोर लोग कर लेते हैं और बहुत इंटेलिजेंट नहीं पा पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है वो कर लेंगे और फिर बाद में पता चलता है कि इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिलेबस इतना आसान है। जब आप प्रॉफिट लॉस सीखेंगे तो आपको लगेगा क्या कक्षा 8 की मैथमेटिक्स, लेकिन एग्जैक्टली पूछने का तरीका और ऊपर से टाइम प्रेशर और उसके अलावा वो प्रेशर की अगर 1 नंबर भी पीछे रहेगा तो बाहर है। या हाई स्कूल की परीक्षा नहीं है कि कोई 97% पा रहा है, कोई 95, कोई 80, कोई अपना 60 में ही संतुष्ट हो जा रहा है। इसलिए ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रूटीन का सेट होना और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखना। तो कुछ पॉइंट्स क्या आप कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्या करेंगे। एग्जाम का जब स्तर होगा तब आप कभी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के स्तर को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पेपर तो एसएससी में सीजीएल का सरल पाया जाएगा और कभी आप उठा के देखेंगे एमटीएस का कठिन पाया जाएगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड वाइज ऐसा कुछ नहीं होता, एक कॉमन, जैसे हमने स्टूडेंट का बताया था वैसे एक डलिया में क्वेश्चन रखे हैं, उसको हिलाया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं, जो मिल जाते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। मैं पिछले लगभग जब एसएससी जब से जन्म हुआ तब से उनके पेपर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो एक समय था जब अपनी तैयारी के लिए, और जो बच्चे नहीं जानते हैं 8 अलग अलग जगह 8 बार सिलेक्शन लिया, नहीं मजा आई। ठीक है, क्योंकि बहुत शुरुआत से बच्चों के ट्यूशन वगैरह लेना चलता रहा और एक टाइम डिसाइड हो कि नहीं यार मजा नहीं आ रही, छोड़ो हटाओ। ठीक, आज भी बहुत दिन ऐसा होता है जब लगता है मजा नहीं आ रही, कुछ करना है, मजा नहीं आ रही, तो फिर कुछ और करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, चलता रहता है। तो उस तैयारी के दौर में जब हमने सिलेक्शन लिया, जब मैं बॉम्बे कस्टम्स में था, जब मैं एफसीआई में था, जब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में था, इन सब जगह एक चीज थी सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सारे पेपरों में कभी भी ये नहीं लगा कि किसी का सिलेबस अलग। आप सीजीएल देने चले जाइए आपको लगेगा वही पेपर है, आप पुलिस का देने चले जाइए आपको लगेगा वही पेपर है, आप लेखपाल का उठा लीजिए आपको पेपर, पीईटी का उठा लीजिए, अभी होने वाला एग्जाम प्रीवियस ईयर आप देखना आप स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि वही पेपर है, वही तो है। अगर वही आता होगा तो ये हो पाएगा। तो पूरा सेंट्रलाइज एक बॉन्ड है और उसका कारण है कि वो दूसरा हो नहीं सकता। अब आपको ये भी बताता हूं क्यों नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल स्ट्रीम बच्चों को दिया जाता है। एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो कौन है? कभी आपने देखा कि यूपीएसआई का फॉर्म वही भर सकता है जिसने बीएससी किया हो? बीए वाला ही भरेगा, बीकॉम वाला ही भरेगा, बीएससी वाला ही भरेगा, एग्रीकल्चर से क्या तो भी भर सकते हो, बीटेक के तो भी आ जाओ। ऑल स्ट्रीम, ये जो ऑल स्ट्रीम वर्ड है ना, इसलिए कभी भी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होगा, इसीलिए वो न्यूट्रल ही रहेगा, इसीलिए सबका सिलेबस सेम होता है। मजबूरी है, उसका भी कारण है, गवर्नमेंट को सबको जगह देनी है तो सबका एक कॉमन सिलेबस है, इसलिए इसमें कोई बदलाव बहुत जल्दी कभी होगा नहीं, होगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी तब कहीं जाकर हो पाएगा। इसलिए सिलेबस कॉमन ही रहेगा क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो ऑल स्ट्रीम है। अगर किसी ने आर्ट साइड ले लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कॉमर्स ले लिया है क्लास 10th से या 11th से, अब उसको आप इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स डिमाइवर थ्योरम पूछने लगोगे तो कह देगा ना सब्जेक्ट के विरुद्ध, सिलेबस के विरुद्ध, आपने हमको अलाउ क्यों किया? आप बताते कि हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रीम होना चाहिए इंटरमीडिएट से, तब हमको देना अलाउ है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसलिए सिलेबस हमेशा वही रहेगा जो सब जब तक सब कॉमन पढ़ते हैं क्लास 8th तक, फिर 9th 10th में वो थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, उसका भी बेसिक फंडामेंटल, तो सिलेबस वैसे ही रहेगा। मेन आपकी प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, इन सभी चीजों को करने के लिए आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज रहती हैं और कुछ कॉमन समस्याएं रहती हैं जिनको हम नहीं दूर कर पाते हैं, तो उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती। तो मैंने प्रयास किया वो आपको बताने का।